हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग फीटर टर्नर मशीनिस्ट का 30 क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर आया हूं जो सेट नंबर 2 है। जैसा कि आपको हम बताए थे कि फीटर टर्नर मशीनिस्ट का 30 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करवाएंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं या फीटर टर्नर मशीनिस्ट है तो तैयारी करना चाहते हैं, हमारे यहाँ 20 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। आप लोग डेमो क्लास के लिए आ सकते हैं। बोरिंग टेक्नीशियन का भी हम लोग न्यू बैच स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि मालूम है आपको मई के लास्ट वीक नहीं तो जून में आपका पेपर बोरिंग टेक्नीशियन का इस बार कंफर्म होना है। तो 2 ढाई 3 महीने के टाइम है, और जो स्टूडेंट अब तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग में आ सकते हैं, क्योंकि बोरिंग टेक्नीशियन के रिजल्ट की गारंटी हम लोग खुद ही लेते हैं। आपका कैसे रिजल्ट होगा आपको पूरा यहाँ सिस्टम प्रोवाइड। बाहरी स्टूडेंटों के लिए यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी उपलब्ध है, रहना खाना मेस चलता है, हर चीज़ की व्यवस्था अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं 20 मार्च से चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, बोरिंग टेक्नीशियन हो, एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर हो, न्यू बैच स्टार्ट कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा या मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आप लिख लीजिए, इस पर पता कर सकते हैं। और चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कह क्या रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कर मीट्रिक माइक्रोमीटर में जिसमें पॉजिटिव एरर 0.02 mm है, जिसका रेंज 25 से 50 है। इसमें मुख्य भाग देखिए, इसमें मुख्य भाग जो है वह 21वीं लाइन दिखा रहा है। मुख्य भाग जो है वह 21 लाइन दिखा रहा है, एक उपभाग दिख रहा है और 25वां थिम्बल भाग दिख रहा है। तो वो रहेगा कि सही माप क्या होगा। सबसे पहले ये जानिए कि माइक्रोमीटर में एरर है, ये माइक्रोमीटर है, ठीक है। ये कौन सा रेंज वाला है? 25 से 50 रेंज वाला ये माइक्रोमीटर है। उसमें कह रहा है कि ये कितना एरर है? 0.02 mm है, 0.02 mm एरर है। अब बोलिएगा कि आप एरर का सिस्टम बताए हैं कि एनविल का फेस और स्पिंडल का फेस मिलना चाहिए, तभी आपका जीरो एरर चेक होता है। तो इसमें तो मिलेगा नहीं। तो मैं बता दूं आपको, इसमें यह टेस्ट पीस का साइज है। यह आपका 1 मिनट दिखाता हूं मैं आपको। ये जो है ना, ये टेस्ट पीस है, और ये टेस्ट पीस कितना का है? ये टेस्ट पीस यहाँ लगता है, यहाँ पर इसको लगाया जाता है, और लगाने के बाद जो थिम्बल का जो जीरो होता है ना, यह डॉटम लाइन से मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो समझिए कि कोई एरर है। तो इसमें एरर है। अब पहले इसको सही रीडिंग हमको निकाल के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले रीडिंग पढ़ लीजिए। तो रेंज है 25 से 50, तो फुल रीडिंग इसका कितना पढ़ेंगे? फुल रीडिंग होगा 25.00, क्योंकि फुल रीडिंग मतलब जीरो रीडिंग, यानी कि 25 mm से यह अधिक साइज को ही मापेगा ना। तो 25 mm तो पहले हमको करना पड़ेगा ना, तो 25 mm लिख लिए। इसके बाद मुख्य भाग का 21वीं लाइन, यानी कि MSD का जो मान दिया है वह 21 दिया है, और 1 MSD का मान होता है 1 mm, तो कितना होगा? 21.00। एक उपभाग कह रहा है, सब डिवीजन का मान जो है वह 1 है, और 1 का मान होता है 0.5, तो क्या होगा? 00.50। उसके बाद कर रहा है 25वां थिम्बल डिवीजन। मैं बता दूं, मीट्रिक माइक्रोमीटर के थिम्बल पर जो होते हैं 50 डिवीजन होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि 25वां लाइन मिल रहा है। तो थिम्बल डिवीजन इज इक्वल टू 25, और 1 का मान होता है 0.01। तो यहां करिए कैलकुलेट, तो 25 आएगा। सबको ऐड कर दीजिए, तो 5, 5 2 7, 5 और 1 6, 2 2 4, यानी कि 46.75 आया। लेकिन ये तो हम माइक्रोमीटर जिसमें एरर है उससे माप ले रहे हैं ना, तो पॉजिटिव एरर है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव एरर एक्चुअल साइज से ज्यादा रीडिंग ले लेता है, एक्चुअल साइज से ज्यादा रीडिंग ले लेता है। तो क्या करते हैं
कि पॉजिटिव एरर को घटा दीजिए, ज्यादा रीडिंग लेगा तो पॉजिटिव एरर को घटा दीजिए, तो 46.73 आपका सही रीडिंग होगा। देखिए तो ऑप्शन में है 46.73 mm है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन, अब देखिए हम लोग जो अपने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं तो पहला तो ये फिगर बनवा, ये जो है लैंग्वेज में हम लोग रीडिंग जो बताते हैं 4 तरीका से, पहले 3 बताते थे अब 4। पहला स्मार्ट बोर्ड है, फिगर द्वारा रहेगा, माइक्रोमीटर के यह फिगर रहेगा, आप पूछेगा रीडिंग क्या है। दूसरा यह लैंग्वेज में है। तीसरा रीडिंग, टोटल रीडिंग देके हम पार्ट्स को अलग करते हैं कि एमएसडी की संख्या कितना, सब डिवीजन की संख्या कितना, थिम्बल डिवीजन की संख्या कितना, रेंज कितना। दूसरा तरीका हो गया, तीसरा तरीका हो गया। और चौथा जो है माइक्रोमीटर से ही डायरेक्ट रीडिंग बच्चों से पढ़वाते हैं कि हाँ इसका बताइए, कोई जॉब दे दी है, जॉब का रीडिंग माप कर बताइए। तो इस तरह से हमारे यहाँ सिस्टम से क्लास होता है। क्लास पूर्ण रूप से एसी क्लासरूम है, डिजिटल क्लासरूम है, स्मार्ट बोर्ड के द्वारा पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो वैसे स्टूडेंट जो आईटीआई में कभी क्लास नहीं किए हैं, जो प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, उनके लिए हमारे यहाँ एक लैब की व्यवस्था किया गया है। जितने टूल्स हैं वह टूल्स को भी आपको बताया जाता है यूज करने के लिए। यह फर्स्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, वर्नियर माइक्रोमीटर। ये वर्नियर माइक्रोमीटर का यह 21.222 mm का रीडिंग है। तो इसमें VSD का मान देखिए, VSD का पूछ रहा है, हम टोटल का मान बता दें। सबसे पहले इसका रेंज कितना होगा, इसका रेंज कितना होगा। तो यह रेंज मैं बता दूं आपको, होता है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125 और 125 से लेकर 150। यह 4 माइक्रोमीटर तो हमारे पास आई हैं। ये जो है ये 0 से 25 रेंज का है, ये जो है यह आपको 25 से 50 रेंज का है, ये जो है 50 से 75 रेंज का है, और ये जो है 75 से 100 रेंज का है। 4 माइक्रोमीटर तो है, और 2 हमारे पास नहीं है, वो भी मंगवा लेंगे। तो ये है। अब यह सबसे पहले देखना है कि ये जो वैल्यू है किसके बीच आ रहा है। तो 0 से 25 यानी कि रेंज इसका हो गया 0 से 25। अब आइए एमएसडी का मान कितना होगा। कहा जाता है एमएसडी, तो जिसका जो 0 रीडिंग होता है ना, पॉइंट के पहले वाले में से घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो कितना आ रहा है 21 इसका एमएसडी का मान हो गया। अब कहा जाता है कि सब डिवीजन, ये पॉइंट के बाद पहला 2 अंक अगर 0.5 से अधिक है, 0.5 मतलब 50 से अधिक है, तो सब डिवीजन 1 होगा। आप 0.5 से कम है तो सब डिवीजन का मान 0। तो यहाँ सब डिवीजन का मान कितना होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो जो बचा हुआ कितना होगा, थिम्बल डिवीजन जो बच गया वह हो गया 22। VSD का मान, तो VSD का मान, ये पहला अंक जो होता है ना वह VSD का मान होता है, बिना बनाए देखे आप बता सकते हैं। तो VSD का मान हो गया 2। हम सब बता दिए। अगर इस रेंज में रेंज पूछेगा तो क्या होगा, MSD पूछेगा तो क्या होगा, सब डिवीजन पूछेगा तो क्या होगा, थिम्बल डिवीजन पूछेगा तो क्या होगा, और आपको VSD का मान पूछेगा तो क्या होगा। एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन आपको बनाना सिखाए हैं। हमारे ऑफलाइन क्लासेज में इसी तरह का क्लास प्रोवाइड किया जाता है, इसी तरह पढ़ाया जाता है। जो बच्चा एकदम कुछ नहीं जानते हैं, 0 से जानते हैं, उनको भी हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जरा, कह रहा है कि उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं लिस्ट काउंट इक्वल टू होता क्या है। जैसे माइक्रोमीटर देखे हैं ना, तो माइक्रोमीटर ये स्पिंडल जब अंदर जाता है ना तो थ्रेड कटा होता है, तो थ्रेड का पिच और ये थिम्बल पर जो डिवीजन होते हैं ना उसका डिवीजन के मान के अनुपात, यानी कि लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच। किसका पिच, यह स्पिंडल का पिच और थिम्बल डिवीजन। तो स्पिंडल पिच का मान, अरे ये दूसरा क्वेश्चन है जी, 1 मिनट, हम माइक्रोमीटर समझ लिए थे, माइक्रोमीटर नहीं है, ये वर्नियर कैलिपर दिया है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, क्वेश्चन हम दूसरा समझ लिए थे।
वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 माइनस MSD बाई VSD होता है। क्या है ना कि लाइट से इधर से ये बोर्ड चमकता है, इसलिए नहीं पूरा हम देख दिए कैलिपर दिखे। तो यह 1 MSD के साथ कितना है 19, तो 19 लिख दीजिए। VSD के साथ कितना लिखा हुआ है 20, 20 कितना आसानी से बन गया 1 माइनस 19 बाई 20, एलसीएम लीजिएगा 20, 20 माइनस 19 अर्थात 1/20 अर्थात 0.05 mm आएगा। ठीक है, 3 का आंसर सी होगा। ये तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट ज्ञात करें जो 19 MSD 20 VSD के बराबर है। क्वेश्चन पूछ देगा कि उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकाले जो 99 MSD 100 VSD के बराबर है। उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकाले जो 49 MSD 50 VSD के मान के बराबर है। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू यही फॉर्मूला अपनाइएगा 1 माइनस MSD बाई VSD। MSD के साथ जो अंक लिखा रहेगा ऊपर लिख दीजिएगा, VSD के साथ जो अंक लिखा रहेगा वो लिख दीजिएगा और लिस्ट काउंट निकालिएगा। इस तरह निकालिएगा, इस तरह सीख लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा और रिजल्ट जिस मकसद के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं रिजल्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक साइज। सबसे पहले ब्लैंक साइज होता क्या है? देखिए ब्लैंक साइज कोई भी रॉड, कोई भी राउंड रॉड, जैसे मान लीजिए यही राउंड रॉड है, छड़ है, उस पर बाहर थ्रेड काटना है। थ्रेड मतलब चूड़ी काटना है, ठीक है। तो जो चूड़ी काटना है, थ्रेड काटना है, तो उससे पहले इसकी साइज का निर्धारण किया जाएगा। जो साइज का निर्धारण किया जाता है ना, वही ब्लैंक साइज कहलाता है। क्या कहलाता है? वही ब्लैंक साइज कहलाता है। किसी भी राउंड रॉड का थ्रेड काटने से पहले जो उसका साइज का निर्धारण किया जाता है वह क्या कहलाता है? ब्लैंक साइज। और ब्लैंक साइज इक्वल टू फार्मूला होता है, ब्लैंक साइज इक्वल टू फार्मूला होता है D माइनस P/10। D का मान है 12, P का मान है 1.75/10। करेंगे तो 12 माइनस एक अंक और पॉइंट हो जाएगा 0.175 होगा अर्थात 11.825 mm आएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ब्लैंक साइज क्या होता है, ब्लैंक साइज के क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले मैं बता दूं, जितना भी हमको फीटर का सेट करवाएंगे ना, तो शुरू में 1 से 5 क्वेश्चन जो होगा वह न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चन होगा, उसी को हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, हाँ ये आया उस क्वेश्चन, उस माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट ज्ञात करें। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू स्पिंडल का पिच बाय थिम्बल डिवीजन। अब बताइए पिच का मान कितना दिया हुआ है? 0.1 और थिम्बल पर डिवीजन कितना दिया हुआ है? 100। एक अंक के तो बाद पहले ही पॉइंट है, 2 अंक और कर दीजिए तो क्या होगा? 0.001 mm। देखिए तो ऑप्शन में है 0.001 mm। ये तो हम न्यूमेरिकल बनाए हैं, लेकिन रियलिटी में जो माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट, पिच का मान होता है वहां 0.5 और थिम्बल डिवीजन की संख्या होता है 50। पॉइंट के बदले 1 0 और बैठा दीजिए, 5 कैंसिल, 1/100 अर्थात 0.01 mm होता है। तो हम बोल रहे हैं कि आप केवल अपना ही माइक्रोमीटर का मत सीखिए, कोई भी माइक्रोमीटर दे दिया, कैसा भी क्वेश्चन दे दिया, तो कॉन्सेप्ट को समझिए, निकालने का तरीका को समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है? माइक्रोमीटर में रैचेट का काम क्या है? देखिए ये रैचेट है और रैचेट का काम क्या होता है माइक्रोमीटर में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये माइक्रोमीटर है, ये रैचेट है, ये जो है इस भाग जो है ये भाग रैचेट है, ये थिम्बल है
सिंबल के नीचे वाला स्लीव है, इसको बोलते हैं लॉक नट, इसको बोलते हैं लॉक नट, इसको बोलते हैं स्पिंडल, इसको बोलते हैं फ्रेम, इसको बोलते हैं एनविल। अब इसका जो रैचेट का काम होता है एक समान दबाव देना। जैसे कोई जॉब की हम रीडिंग ले लिए, जैसे हम टेस्ट पीस इसमें ले लिए, टेस्ट पीस ही हम इसमें ले लिए। देखिए हम आपको बताते हैं, टेस्ट पीस का ही ले लिए। आप टेस्ट पीस का ये रीडिंग हमने लिख लिया, आप उसको क्या है कि दबाया जाता है। यह कब तक एक समान दिया जाता है, देखिएगा कट कट के आवाज आ रहा है, टर टर कर रहा है, टर टर कर रहा है। यह यानी कि एक समान दबाव देने के लिए इसका यूज किया जाता है, एक समान दबाव देने के लिए। देखिए ऑप्शन है परिशुद्ध रीडिंग देने के लिए, रीडिंग के लिए उचित समान दबाव देने के लिए होता है बी। कब तक यूज करना चाहिए रैचेट का, जब तक टर टर की आवाज न करने लगे। एक क्वेश्चन और आता है रैचेट पर, मैं बता देता हूं, रैचेट पर कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो रैचेट पर बट्रेस थ्रेड कटा होता है। अब बट्रेस थ्रेड का एंगल कितना होता है, एक 90 डिग्री और दूसरे साइड 45 डिग्री होता है। और बट्रेस थ्रेड का यूज कहां करते हैं, जहां यूनिडायरेक्शनल फोर्स लगता है, जहां यूनिडायरेक्शनल फोर्स लगता है वहां बट्रेस थ्रेड का यूज किया जाता है। आपको पूरा डिटेल हम बता दें माइक्रोमीटर में, बाकी क्या है कि टाइम की पाबंदी होती है और वह टाइम के हिसाब से ही आपको क्लास लेना है। क्या है कि हम लोग का टारगेट रहता है 30 क्वेश्चन है तो 40-45 मिनट में वीडियो को कंप्लीट करना है। क्योंकि थर्मिट वेल्डिंग सबसे पहले मैं बता दूं, रेलवे पटरी को वेल्डिंग करने के लिए, या बड़े बड़े जो गियर होते हैं उसके तीथ को वेल्डिंग करने के लिए, या वैसे जॉब जो कास्टिंग के द्वारा बनाया जाता है उसको वेल्डिंग करने के लिए थर्मिट वेल्डिंग का यूज किया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग जो होता है वह छोटे जॉब के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, यह बड़े आकार के जॉब के लिए माना जाता है। थर्मिट वेल्डिंग में एक थर्माइट पाउडर यूज करते हैं जिसमें आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड का रेशियो होता है, आयरन का ज्यादा मात्रा होता है, 3:1 होता है। क्या होता है, 3:1 होता है। इसमें एक और पाउडर यूज करते हैं, इग्नाइट पाउडर, जिसको आग लगाने के लिए यूज करते हैं, ज्वाला प्राप्त करने के लिए स्टार्टिंग में करते हैं। थर्मिट वेल्डिंग के स्टार्टिंग टेम्परेचर 1550 होता है डिग्री सेल्सियस और इसका वर्किंग टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यह थर्मिट वेल्डिंग है। और बाकी जब वेल्डिंग हम बताएंगे तो विस्तार से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, ऑफसेटिंग। देखिए फोर्जिंग में दो ऑपरेशन बहुत बीबीआई है, पूछता है, एक ऑफसेटिंग है, दूसरा होता है ड्राइंग डाउन। ऑफसेटिंग में लंबाई को कम किया जाता है और व्यास को अधिक किया जाता है। इसी को जैसे मान लीजिए लोहा के रहता, इसको गर्म करने के बाद ऊपर से पीटते तो यह चपटा होता, यानी कि यह व्यास बढ़ता और लंबाई कम होता। तो व्यास के मान को अधिक करने के लिए और लंबाई के मान को कम करने के लिए ऑफसेटिंग क्रिया करते हैं और ऑफसेटिंग क्रिया को जंपिंग अप के नाम से जानते हैं। ऑफसेटिंग क्रिया को जंपिंग अप के नाम से जानते हैं। जॉब की लंबाई बढ़ाया जाता है, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा, जॉब की व्यास को बढ़ाया जाता है और लंबाई को कम किया जाता है। किसमें, ऑफसेटिंग में, और ऑफसेटिंग को जंपिंग अप के नाम से जानते हैं। इसमें एक और ऑपरेशन होता है जिसको ड्राइंग डाउन के नाम से जानते हैं। और ड्राइंग डाउन क्या होता है, अगर लंबाई के मान को बढ़ाना हो और व्यास के मान को कम करना हो तो क्या किया जाता है, जंपिंग अप किया जाता है। क्या किया जाता है, ड्राइंग डाउन किया जाता है। लंबाई के मान को अधिक और व्यास के मान को कम, उसको बोलते हैं ड्राइंग डाउन। लंबाई के मान को कम और व्यास के मान को अधिक, ऑफसेटिंग, जिसको जंपिंग अप के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े हैं।
निम्न में से किस हैमर का प्रयोग फोर्जिंग में किया जाता है? सबसे पहले मैं बता दूं, यह जो तीनों हैमर है ना, यह पिन के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है, पिन के आधार पर। स्लेज हैमर का प्रयोग हैवी वर्क में आप फोर्जिंग में किया जाता है। स्लेज हैमर का वेट जो होता है 2 से 10 केजी तक होता है। स्लेज हैमर का प्रयोग फोर्जिंग में किया जाता है और इसका वेट जो होता है 2 केजी से 10 केजी तक होता है। आगे बढ़ते हैं। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे बिना किसी फ्रैक्चर के पतले तार खींचा जाता है, पतले तार खींचा जाता है, उसको बोलते हैं तन्यता, डक्टिलिटी। धातु के किस गुण के कारण तार खींचा जाता है? डक्टिलिटी। फिर से, धातु के किस गुण के कारण तार खींचा जाता है? डक्टिलिटी। अब दूसरा जानते हैं प्रत्यास्था क्या है? ए ऑप्शन में प्रत्यास्था मतलब इलास्टिसिटी। कोई भी धातु पर या जॉब पर बल लगाया जाता है, बल दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, तो वह अपने आकृति में परिवर्तन कर लेता है। जैसे ही बल हटा लिया जाता है तो वह पुरानी अवस्था में आ जाता है। इस क्रिया को प्लास्टिसिटी बोलते हैं, सॉरी प्रत्यास्था बोलते हैं, अर्थात इलास्टिसिटी बोलते हैं। और इसी को हुक का नियम कहते हैं। बल लगाएं, आकृति चेंज कर लिया, बल हटा लिए, उसी अवस्था में आ गया, प्रत्यास्था। प्रत्यास्था मतलब इलास्टिसिटी। दूसरा है आघात वर्धनता, यानी कि जिसमें चादर बनाने का गुण हो, सीट बनाने का गुण हो, वह आघात वर्धनीयता के कारण होता है। आघात मतलब प्रहार करते हैं, घात देते हैं तो सीट के रूप में फैलता है, यह आघात वर्ध, जिसे मशीनिबिलिटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद है प्लास्टिसिटी। कोई भी जॉब पर अगर बल लगाया जाता है और वह आकृति चेंज कर लेता है, और अगर बल हटा लेते हैं और उसी अवस्था में बना रहे, यानी कि नया अवस्था ग्रहण कर लेता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी के कारण ही बर्तन जो बनाया जाता है, इसी गुण के कारण बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गन मेटल किसका किसका मिश्रण होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, गन मेटल में तांबा, टीन और जस्ता होता है। तांबा, टीन और जस्ता होता है, ठीक है। ऐसे इसको कैसे याद करिएगा? पीतल पहले ही याद रखिए, तीन तो याद रखिए। पीतल, पीतल मतलब पिताजी, पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, प्लस जिंक। दूसरा होता है कांसा। कांसा में तांबा तो होता है और तांबा जिंक के जगह टीन होता है। और गन मेटल में यह तीनों होता है। तांबा भी होता है, प्लस जिंक भी होता है, प्लस टीन भी होता है। तो यह तीनों याद रखिए, यही तीनों आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए क्या है कि तैयारी अगर सही से करिएगा तो रिजल्ट कंफर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा कम होता है? सबसे पहले आइए उच्च कार्बन इस्तेपात। इसमें कार्बन की मात्रा उच्च कार्बन, हाई कार्बन स्टील 0.7% से लेकर 1.5% तक होता है। दूसरा में ये पिटवा लोहा, इसमें जनरली आपको 0.02% तक होता है। कच्चा लोहा में कार्बन की मात्रा 4 से 5% होता है और ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा 2 से 4% होता है। सबसे कम कौन हो गया? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा मतलब पिग आयरन। क्या? पिग आयरन। इसे पहले बोलते हैं लोहा की प्रथम अवस्था। लोहा की प्रथम अवस्था होता है, ठीक है।
इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1340 होता है। इसका निर्माण ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है और इसका रंग काला होता है। इसका रंग काला होता है। तो हम लोग जब ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाते हैं, और जो लोग बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं तो न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर का भी न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। वेल्डर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, सबका न्यू बैच 20 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, उस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? करा कि एनीलिंग। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं एनीलिंग है क्या। हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है। हीट ट्रीटमेंट क्या है? कोई भी धातु को ठंडी, मतलब क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था में ही, सॉलिड फॉर्म में ही उसके प्रॉपर्टी को चेंज किया जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेंज किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग और एनीलिंग आता है। एनीलिंग जो है मुख्य रूप से किसी भी जॉब को मशीनिंग गुण लाने के लिए एनीलिंग करते हैं, या किसी भी जॉब को सॉफ्ट करने के लिए एनीलिंग करते हैं। जैसे कोई जॉब हार्ड हो गया, उस पर मशीनिंग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि थ्रेडिंग, टेपिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए, मशीनिंग गुण लाने के लिए एनीलिंग किया जाता है। मशीनिंगकरण में सुधार करने के लिए ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आपको हीट ट्रीटमेंट के पांचों प्रोसेस हम बता देते हैं। हार्डनिंग, तो किसी भी जॉब के हार्डनेस गुण बढ़ाने के लिए हार्डनिंग किया जाता है। और हार्डनिंग क्यों करते हैं? तो कोई भी जॉब को कटिंग योग्य बनाने के लिए करते हैं, और जॉब कम घिसे उसके लिए करते हैं। दूसरा आता है केस हार्डनिंग। हार्डनिंग में केवल जॉब के पूरा सरफेस, पूरा बॉडी को हार्ड किया जाता है, जबकि केस हार्डनिंग में केवल ऊपरी सरफेस को हार्ड किया जाता है। उसके बाद ये टेम्परिंग। हार्डनिंग करने के बाद भंगुरता का गुण अधिक हो जाता है, तो उस भंगुरता के गुण को कम करने के लिए, अर्थात टफनेस का मान बढ़ाने के लिए टेम्परिंग किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग, किसी भी जॉब को फाइन ग्रेन उत्पन्न करने के लिए नॉर्मलाइजिंग करते हैं। और एनीलिंग जो करते हैं, किसी भी जॉब को मशीनिंग गुण लाने के लिए, फाइन ग्रेन उत्पन्न करने के लिए नॉर्मलाइजिंग, मशीनिंग गुण लाने के लिए, जॉब को सॉफ्ट करने के लिए क्या करते हैं? एनीलिंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है हेड स्टॉक लेथ के किस सिरा पर होता है? देखे होंगे हेड स्टॉक जो होता है बाएं सिरा पर होता है, और टेल स्टॉक जो होता है वह दाएं सिरा पर होता है। क्या होगा? बाएं सिरा पर होगा। बाएं हाथ के सिरे पर हेड स्टॉक होता है, और हेड स्टॉक तरफ ही चक लगा होता है, मोटर लगा होता है, पूरा आपको गियर बॉक्स उधर ही लगा होता है। ठीक है, हेड स्टॉक तरफ ही। आगे अगला क्वेश्चन है कोरंडम किस प्रकार का एब्रेसिव है? मैं बता दूं, ग्राइंडिंग चैप्टर में एब्रेसिव पढ़ना है। एब्रेसिंग क्या है? एक बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है जो कटिंग एज का काम करता है। एब्रेसिव मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल एब्रेसिव और एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव। प्राकृतिक एब्रेसिव और एक होता है कृत्रिम एब्रेसिव। तो कोरंडम एक प्रकार का पत्थर है, अर्थात यह जो होता है प्राकृतिक एब्रेसिव के अंतर्गत आता है। बोलिएगा कृत्रिम के एक आध दो का नाम बता दीजिए। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वह कृत्रिम होता है, और सबसे अधिक एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का ही प्रयोग किया जाता है। साधारण कार्यों में एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। स्टील की ग्राइंडिंग करने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का ही प्रयोग किया जाता है। आगे
गियर के पिच सर्किल के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं डिडेंडम। देखिए यहां सेम क्वेश्चन होता है, अगर यह नीचे क्वेश्चन पूछे नीचे तो डिडेंडम, अगर यही ऊपर पूछेगा तो एडेंडम। ये दोनों बहुत VBI क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। गियर के निचली सिरा को डिडेंडम के नाम से जानते हैं, और ऊपरी जो होता है, अगर यही क्वेश्चन में केवल ऊपर यहां लिखा रहता तो आंसर बदल जाता, एडेंडम होता। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। अब रेलवे में कपलिंग करने के लिए नकल थ्रेड का यूज किया जाता है, और आपको स्क्रू जक में तो स्क्वायर थ्रेड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, बहुत VBI है, रेलवे में कई बार पूछा गया है। नकल थ्रेड का यूज कहाँ करते हैं? रेलवे के कपलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। मीट्रिक थ्रेड में थ्रेड कोण कितना होता है? मीट्रिक में 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। मीट्रिक थ्रेड में एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। GI पाइप घर में जो हम लोग जनरली पाइप फिटिंग में यूज करते हैं, GI पाइप ही यूज करते हैं, लेकिन अब तो PVC पाइप यूज करने लगे हैं, प्लास्टिक वाले। GI मतलब गैल्वेनाइजिंग पाइप होता है, यानी कि उस पर आपको लोहे के पाइप पर जस्ता का लेप चढ़ाया होता है। इस क्रिया को बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग जो बाथ का टेम्परेचर होता है ना, वह कितना होता है? 460 से 480 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। एक बाथ रखते हैं, बाथ में गैल्वेनाइजिंग का घोल होता है, और इस घोल का टेम्परेचर जो होता है 460 डिग्री सेल्सियस से 480। एक बात और बता दूं आपको, एक गैल्वेनाइजिंग जो है ना, यह एक प्रकार का सेमी परमानेंट एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट है। अब बोलिएगा आप कि एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट क्या होता है? किसी भी धातु पर बाहरी वातावरण से बचाव के दृष्टिकोण से उस पर एक लेप चढ़ाया जाता है, उस क्रिया को एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट कहते हैं। और एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। टेम्पोररी एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट, जैसे लोहे पर मिट्टी का तेल लगा रहे हैं तो वह टेम्पोररी एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट होगा। लोहा पर जस्ता का परत चढ़ाना, ये सेमी परमानेंट एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट है। और अगर इसी में आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो वह परमानेंट एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट कहलाता है। GI पाइप का स्टैंडर्ड साइज जो होता है 6 मीटर होता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। आगे बढ़े। लैपिंग करने के लिए जॉब की सतह पर जो पेस्ट लगाया जाता है उसे लैपिंग कंपाउंड कहते हैं। जैसे आप स्क्रैपिंग करवाने, कभी कभी सैलून में स्क्रैप करवाते होंगे तो उस पर एक पेस्ट लगाता है, ठीक है, वह पेस्ट क्या कहलाता है? लैपिंग कंपाउंड कहलाता है। बोले लैपिंग है क्या? तो यह सरफेस फिनिशिंग का एक प्रोसेस है। लैपिंग किस मटेरियल पर? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पार्ट पर लैपिंग किया जाता है। एक होलिंग भी आता है, वह केवल इंटरनल पार्ट पर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छेद बनाने की क्रिया, यानी कि कोई भी होल बनाने की क्रिया बर्मा से किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? होल बनाने की क्रिया को लैपिंग, रिम, अच्छा, होल बनाने के क्रिया को कहते हैं, छेद बनाने की बर्मा से क्रिया कहते हैं। अब बताइए इसको क्या कहते हैं? हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वह गलत दिया है। देखिए क्या है कि होल करने की क्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिलिंग ऑप्शन में नहीं है। ड्रिलिंग, अच्छा, बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया ये थे, ठीक है, ये टेपिंग कहलाएगा। हम चूड़ी नहीं देखे थे, चूड़ी जहां थ्रेड काट रहा है वहां टेपिंग कर रहे हैं, यानी कि छेद बनाने की बर्मा से, यानी कि ड्रिल के ही जैसा है, और उसको आपको कर रहे हैं तो टेप का ही तो प्रयोग करते हैं होल में। होल में थ्रेड कटिंग करने के लिए, अर्थात इंटरनल थ्रेड काटने के लिए
टेप और एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए डाई का प्रयोग करते हैं। फ्लैट ड्रिल, देखिए हम बता दूं, ड्रिल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फ्लैट ड्रिल, यूरेका ड्रिल जिसको यूरेका ड्रिल बोलते हैं, और तीसरा होता है ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल लेटेस्ट ड्रिल है, आजकल यूज करते हैं। फ्लैट ड्रिल का एंगल 120 डिग्री होता है, और इसको पहले यूज करते थे लकड़ी वगैरह को आपको होल करने के लिए। फ्लैट ड्रिल का यूज जनरली किया जाता है। किस सामग्री का उपयोग आमतौर पर फिक्चर और जिग बनाने में? देखिए, फिक्चर और जिग दोनों एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है, पकड़ने वाला औजार है। लेकिन जिग क्या है? यह किसी भी जॉब को पकड़ने के साथ साथ टूल को भी गाइड करता है। यह जॉब को भी पकड़ता है, टूल को भी गाइड करता है। कौन? जिग। फिक्चर जो काम करता है ये केवल जॉब को पकड़ने का काम करता है, और दोनों जो होता है ये स्टील का बनाया जाता है। जिग और फिक्चर दोनों को किससे बनाया जाता है? स्टील से बनाया जाता है। फाइल के प्रथम फेस को क्या कहा जाता है? फाइल के प्रथम फेस को जो आपको क्या कहा जाता है? ओवरकट। ओवरकट। और द्वितीय कट को, यह प्रथम कट है, द्वितीय कट को अप कट के नाम से जानते हैं। अप कट के नाम से जानते हैं। द्वितीय कट को अप कट के नाम से जानते हैं। ओवर कट जो होते हैं वह 51 डिग्री पर, और अप कट जो होते हैं वह 70 डिग्री पर। क्या का? फाइल के फेस के प्रथम कट को ओवर कट के नाम से जानते हैं, और यह 51 डिग्री पर। द्वितीय कट जो होता है अप कट, यह 70 डिग्री पर। VBI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कंफ्यूजन होता है। लेकिन आप हमारे टेक्निकल क्लास ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन करिए, आपको किसी प्रकार की समस्या होगा आपको समझाया जाएगा। यह पतली ट्यूब को, देखिए पतली ट्यूब को कटिंग करने के लिए 0.8, पतली ट्यूब को कटिंग करने के लिए कितना? 0.8। यह 1 mm काटिंग करने के लिए प्लास्टिक ले 1.4 या 1.25 जनरल पर्पस में यूज करते हैं। जनरल पर्पस में यूज करते हैं। और 1.8 जो है ठोस पीतल के टुकड़े को कटिंग करने के लिए किया जाता है। हम चारों ऑप्शन था, चारों बता दिए। आपको बहुत डिटेल में हम बता सकते हैं, लेकिन क्या है, टाइम की पाबंदी है। 0.8 पतली ट्यूब को कटिंग करने के लिए, 1 mm प्लास्टिक को कटिंग करने के लिए, 1.4 जनरल पर्पस में जैसे माइल्ड स्टील की कटिंग करने के लिए, और 1.8 पीतल के ठोस टुकड़े को कटिंग करने के लिए। लेकिन टाइम की पाबंदी के कारण पूरा हम डिस्कशन नहीं करा पाते हैं। घड़ी साज में किस फाइल का यूज कर, किस वाइस का? पिन वाइस का। वाइस पूछेगा तो पिन वाइस है, आप फाइल पूछेगा तो स्विच फाइल। हो गया। घड़ी साज में कौन सा फाइल? तो स्विच फाइल। कौन सा वाइस? तो पिन वाइस। आपको यह सब छोटे छोटे क्वेश्चन को एकदम मुंह पर याद होना चाहिए। अगर यही सब क्वेश्चन में आप नहीं याद कर पाते हैं तो रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्थाई स्नेहक ग्रेफाइट है, या इसी को कभी कभी ठोस स्नेहक पूछता है, वह भी आपको ग्रेफाइट ही होता है। दोनों का ठोस स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट, या आपको अस्थाई लुब्रिकेंट पूछेगा तो ग्रेफाइट ही होता है। लुब्रिकेंट क्या होता है, कूलेंट क्या होता है जानते ही हैं। लुब्रिकेंट किसी भी जॉब को, घर्षण को कम करने के लिए, मशीन को स्मूथ चलाने के लिए लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। कूलेंट किसी भी जॉब को या टूल को ठंडा करने के लिए कूलेंट का यूज जनरली किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बियरिंग का काम क्या है? किसी भी जो मूवमेंट वाला पार्ट होता है, उस मूवमेंट वाले पार्ट को स्मूथ चलाने के लिए, जैसे शाफ्ट को स्मूथ चलाने के लिए, गियर को स्मूथ चलाने के लिए आप किसका यूज करते हैं? बियरिंग का यूज करते हैं। शाफ्ट और गियर की गति को आसान बनाने के लिए बियरिंग का यूज किया जाता है। अब है लास्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोमीटर में 0.04 mm की पॉजिटिव एरर है
और सही माप निकालना है तो 19.38 में से 0.04 को घटा दो, क्योंकि पॉजिटिव एरर धनात्मक एरर क्या कहता है, ज्यादा रीडिंग ले लेना। तो सही रीडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे तो 19.34 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह हम लोग फीटर टर्नर मशीनिस्ट का 33 क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर आएंगे। और आप लोग अगर एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की 100% रिजल्ट चाहते हैं तो हमारे टेक्निकल क्लास ऑफलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी उपलब्ध है, रहना खाना पीना सब चीज़ उपलब्ध है, मेस चलता है, आपको ऐसा नहीं है टिफिन भर पेट 2 टाइम खाना दिया जाता है, ठीक है। और बोरिंग टेक्नीशियन का भी न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, अधिक जानकारी के लिए वहाँ भी कॉल कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।